अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू पाकिस्तान अदबी फोरम। दोस्तों, सादत हसन मंटो के अफसानवी मजमूए मंटो के 100 अफसाने से हम आपकी खिदमत में मुख्तलिफ अफसाने पेश कर रहे हैं। आज हम जो अफसाना लेकर हाजिर हुए हैं उसका उन्वान है खाली बोतलें खाली डब्बे। तो आइए सुनते हैं सादत हसन मंटो का अफसाना खाली बोतलें खाली डब्बे। ये हैरत मुझे अब भी है कि ख़ास तौर पर खाली बोतलों और डब्बों से मुजर्रद मर्दों को इतनी दिलचस्पी क्यों होती है। मुजर्रद मर्दों से मेरी मुराद उन मर्दों से है जिनको आम तौर पर शादी से कोई दिलचस्पी नहीं होती। यूं तो इस किस्म के मर्द अमूमन सनकी और अजीबोगरीब आदात के मालिक होते हैं, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती कि इन्हें खाली बोतलों और डब्बों से क्यों इतना प्यार होता है। परिंदे और जानवर अक्सर इन लोगों के पालतू होते हैं। ये मैलान समझ में आ सकता है कि तन्हाई में इनका कोई तो मोनस होना चाहिए, लेकिन खाली बोतलें और खाली डब्बे इनकी क्या गमगुसारी कर सकते हैं। सनक और अजीबोगरीब आदात का जवाब ढूंढना कोई मुश्किल नहीं कि फितरत के खिलाफ वर्जी ऐसे बिगाड़ पैदा कर सकती है, लेकिन उसकी नफ्सियाती बारीकियों में जाना अलबत्ता बहुत मुश्किल है। मेरे एक अजीज हैं, उम्र आपकी उस वक्त 50 साल के करीब करीब है। आपको कबूतर और कुत्ते पालने का शौक है और इसमें कोई अजीबोगरीबपन नहीं, लेकिन आपको ये मर्ज है कि बाजार से हर रोज दूध की बालाई खरीद कर लाते हैं, चूल्हे पर रख कर इसका रोगन निकालते हैं और इस रोगन में अपने लिए अलहदा सालन तैयार करते हैं। इसका ख्याल है कि इस तरह खालिस घी तैयार होता है। पानी पीने के लिए अपना घड़ा अलग रखते हैं। इसके मुंह पर हमेशा मलमल का टुकड़ा बंधा रहता है ताकि कोई कीड़ा मकोड़ा अंदर न चला जाए, मगर हवा बराबर दाखिल होती रहे। पखाने जाते वक्त सब कपड़े उतार कर एक छोटा सा तौलिया बांध लेते हैं और लकड़ी की खड़ाओं पहन लेते हैं। अब कौन उनकी बालाई के रोगन, गड़े की मलमल, अंग के तौलिए और लकड़ी की खड़ाओं के नफ्सियाती अक़दे को हल करने बैठे। मेरे एक मुजर्रद दोस्त हैं, बज़ाहिर बड़े ही नॉर्मल इंसान, हाई कोर्ट में रीडर हैं। आपको हर जगह से हर वक्त बदबू आती रहती है, चुनाचे उनका रुमाल सदा उनकी नाक से चिपका रहता है। आपको खरगोश पालने का शौक है। एक और मुजर्रद हैं, आपको जब मौका मिले नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन इसके बावजूद आपका दिमाग बिल्कुल सही है। सियासियात आलम पर आपकी नज़र बहुत वसी है। तोतों को बातें सिखाने में महारत तामा रखते हैं। मिलिट्री के एक मेजर हैं। सन रसीदा और दौलतमंद आपके हुक्के जमा करने का शौक है। गुड़गुड़ियाँ, पेचुआन, चमूड़े, गर्जे के हर किस्म का हुक्का उनके पास मौजूद है। आप कई मकानों के मालिक हैं, मगर होटल की में एक कमरा किराए पर लेकर रहते हैं। बटेरिंग आपकी जान है। एक कर्नल साहब हैं, रिटायर्ड, बहुत बड़ी कोठरी में अकेले 10-12 छोटे बड़े कुत्तों के साथ रहते हैं। हर ब्रांड की विस्की उनके यहाँ मौजूद रहती है। हर रोज शाम को 4 पैक पीते हैं और अपने साथ किसी न किसी लाडले कुत्ते को भी पिलाते हैं। मैंने अब तक जितने मुजर्रदों का जिक्र किया है उन सब को हस्बे तौफीक खाली बोतलों और डब्बों से दिलचस्पी है। मेरे दूध की बालाई से खालिस घी तैयार करने वाले अजीज घर में जब भी कभी कोई खाली बोतल देखें तो उसे धो धाकर अपनी अलमारी में सजा देते हैं कि जरूरत के वक्त काम आएगी। हाई कोर्ट के रीडर, जिनको हर जगह से हर वक्त बदबू आती रहती है, सिर्फ ऐसी बोतलें और डब्बे जमा करते हैं जिनके मुतल्लिक वो अपना पूरा इत्मीनान कर लें कि अब उनसे बदबू आने का कोई एहतमाल नहीं रहा। जब मौका मिले, नमाज पढ़ने वाले खाली बोतलें आब दस्त के लिए और टीन के खाली डब्बे वजू के लिए दर्जनों की तादाद में जमा रखते हैं। इनके ख्याल के मुताबिक ये दोनों चीज़ें सस्ती और पाकीज़ा रहती हैं। किस्म किस्म के हुक्के जमा करने वाले मेजर साहब को खाली बोतलें और खाली डब्बे जमा करके उनको बेचने का शौक है, और रिटायर्ड कर्नल साहब को सिर्फ विस्की की खाली बोतलें जमा करनी है। आप कर्नल साहब के यहाँ जाएं तो एक छोटे साफ सुथरे कमरे में कई शीशे की अलमारियों में आपको विस्की की बोतलें सजी हुई नजर आएंगी। पुराने से पुराने ब्रांड की विस्की की खाली बोतल भी आपको उनके इस नादरे मजबूआ में मिल जाएगी। जिस तरह लोगों को टिकट और सिक्के जमा करने का शौक होता है,
इसी तरह उनको विस्की की खाली बोतलें जमा करने और उनकी नुमाइश करने का शौक बल्कि खपत है। कर्नल साहब का कोई अजीज रिश्तेदार नहीं, कोई है तो उसका मुझे इल्म नहीं। दुनिया में तने तनहा है, लेकिन वो तन्हाई बिल्कुल महसूस नहीं करते। 10-12 कुत्ते हैं, उनकी देखभाल वो इस तरह करते हैं जिस तरह शफीक बाप अपनी औलाद की करते हैं। सारा दिन उनका इन पालतू हैवानों के साथ गुजर जाता है। फुर्सत के वक्त वो अलमारियों में अपनी चहेती बोतलें संवारते रहते हैं। आप पूछेंगे, खाली बोतलें तो हुई, ये तुम खाली डब्बे क्यों साथ लगा दिए? क्या जरूरी है कि तजर्रुद पसंद मर्दों को खाली बोतलों के साथ साथ खाली डब्बों के साथ भी दिलचस्पी हो? और फिर डब्बे और बोतलें सिर्फ खाली क्यों, भरी हुई क्यों नहीं? मैं आपसे शायद पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि मुझे खुद इस बात पर हैरत है। ये और किसी किस्म के और बहुत से सवाल अक्सर मेरे दिमाग में पैदा हो चुके हैं, बावजूद कोशिश के मैं इनका जवाब हासिल नहीं कर सकता। खाली बोतलें और खाली डब्बे खला का निशान है, और खला का कोई मंतकी जोड़ तजर्रुद पसंद मर्दों से गालिबन यही हो सकता है कि खुद उनकी जिंदगी में एक खला होता है। लेकिन फिर ये सवाल पैदा होता है कि क्या वो इस खला को एक और खला से पुर करते हैं? कुत्तों, बिल्लियों, खरगोशों और बंदरों के मुतल्लिक आदमी समझ सकता है कि वो खाली खोली जिंदगी की कमी एक हद तक पूरी कर सकते हैं, कि वो दिल बहला सकते हैं, नाज नखरे कर सकते हैं, दिलचस्प हरकत के मूजिब हो सकते हैं, प्यार का जवाब भी दे सकते हैं। लेकिन खाली बोतलें और डब्बे दिलचस्पी का क्या सामान बहम पहुंचाते होंगे? बहुत मुमकिन है आपको ज़ैल के वाकयात में इन सवालों का जवाब मिल जाए। 10 वर्ष पहले मैं जब मुंबई गया तो वहाँ एक मशहूर फिल्म कंपनी का एक फिल्म तकरीबन 20 हफ्तों से चल रहा था। हीरोइन पुरानी थी लेकिन हीरो नया था, जो इश्तिहारों में छपी हुई तस्वीरों में नौखेज दिखाई देता था। अखबारों में उसकी किरदार निगारी की तारीफ पढ़ी तो मैंने ये फिल्म देखा। अच्छा खासा था, कहानी जाज़िब तवज्जो थी, और इस नए हीरो का काम भी उस लिहाज से काबिल तारीफ था कि उसने पहली मर्तबा कैमरे का सामना किया था। पर्दे पर किसी एक्टर या एक्ट्रेस की उम्र का अंदाजा लगाना आम तौर पर मुश्किल होता है, क्योंकि मेकअप जवान को बूढ़ा और बूढ़े को जवान बना देता है। मगर ये नया हीरो बिलाशुबा नौखेज था, कॉलेज के तालिब इल्म की तरह तरोताज़ा और चाको चौबंद। खूबसूरत तो नहीं था, मगर उसके गठे हुए जिस्म का हर उज़्व अपनी जगह पर मुनासिब मौजूद था। इस फिल्म के बाद एक एक्टर के मैंने और कई फिल्म देखे। अब वो मंझ गया था। चेहरे के खतो खाल की तिफलाना नुमाइश उम्र और तजर्बे की सख्ती में तब्दील हो चुकी थी। उसका शुमार अब चोटी के अदाकारों में होने लगा था। फिल्मी दुनिया में स्कैंडल आम होते हैं। आए दिन सुनने में आता है कि फलां एक्टर का फलां एक्ट्रेस से ताल्लुक हो गया है, फलां एक्ट्रेस फलां एक्टर को छोड़कर फलां डायरेक्टर के पहलू में चली गई है। करीब करीब हर एक्टर और हर एक्ट्रेस के साथ कोई ना कोई रोमान जल्द या बदेर वाबस्ता हो जाता है। लेकिन इस नए हीरो की जिंदगी में, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, इन बखेड़ों से पाक थी, मगर अखबारों में इसका चर्चा नहीं था। किसी ने बूढ़े से हैरत का भी इजहार नहीं किया था कि फिल्मी दुनिया में रहकर राम स्वरूप की जिंदगी जिनसी आलाइशों से पाक है। मैंने सच पूछी है तो इस बारे में कभी गौर ही नहीं किया था, इसलिए कि मुझे एक्टरों और एक्ट्रेसों की निजी जिंदगी से कोई दिलचस्पी नहीं थी। फिल्म देखा, उसके मुतल्लिक अच्छी या बुरी राय कायम की और बस। लेकिन जब राम स्वरूप से मेरी मुलाकात हुई तो मुझे उसके मुतल्लिक बहुत ही दिलचस्प बातें मालूम हुई। ये मुलाकात इसका पहला फिल्म देखने के बाद तकरीबन 8 वर्ष बाद हुई। शुरू में तो वो बम्बई से बहुत दूर एक गांव में रहता था, मगर अब फिल्मी सरगर्मियां बढ़ जाने के बायस उसने शिवाजी पार्क में समुद्र के किनारे एक मुतवस्सित दर्जे का फ्लैट ले रखा था। इससे मेरी मुलाकात उसी फ्लैट में हुई, जिसके 4 कमरे थे, बावर्ची खाने समेत। इस फ्लैट में जो कुंबा था उसके 8 अफराद थे। खुद रामस्वरूप, उसका नौकर जो बावर्ची भी था, 3 कुत्ते, 2 बंदर और 1 बिल्ली। रामस्वरूप और उसका नौकर मुजर्रब थे। 3 कुत्तों और 1 बिल्ली के मुकाबले में उनकी मुखालफ जिन्स नहीं थी। 1 बंदर था और 1 बंदरिया, दोनों अक्सर औकात एक जालीदार पिंजरे में बंद रहते थे। इन निस्फ दर्जन हैवानों के साथ राम स्वरूप को वालहाना मोहब्बत थी। नौकर के साथ भी उसका सलूक अच्छा था, मगर उसमें जज्बात का दखल बहुत कम था। लगे बंदे काम थे
जो मुकर्रर वक्त पर मशीन किसी बेहरूब बाकायदगी के साथ गोया खुद बखुद हो जाती थी। इसके अलावा ऐसा मालूम होता था कि राम स्वरूप ने अपने नौकर को अपनी जिंदगी के तमाम कवायद व ज़वाबित एक पर्चे पर लिख कर दे दिए थे, जो उसने हिफ्ज कर लिए थे। अगर राम स्वरूप कपड़े उतार कर निकर पहनने लगे तो उसका नौकर फौरन 3-4 सोडे और बर्फ की फ्लास्क शीशे वाली तिपाही पर रख देते था। इसका यह मतलब था कि साहब रिम पीकर अपने कुत्तों के साथ खेलेंगे, और जब किसी का टेलीफोन आएगा तो कह दिया जाएगा कि साहब घर पर नहीं है। रिम की बोतल या सिगरेट का डब्बा जब खाली होगा तो उसे फेंका या बेचा नहीं जाएगा, बल्कि एहतियात से इस कमरे में रख दिया जाएगा जहां खाली बोतलें और डब्बों के अंबार लगे। कोई औरत मिलने के लिए आएगी तो उसे दरवाजे ही से ये कहकर वापस कर दिया जाएगा कि रात साहब की शूटिंग थी, इसलिए सो रहे हैं। मुलाकात करने वाली शाम को या रात को आए तो इसे यह कहा जाता था कि साहब शूटिंग पर गए। राम स्वरूप का घर तकरीबन वैसा ही था जैसा कि आम तौर पर अकेले रहने वाले बुजुर्ग मर्दों का होता है, यानी वो सलीका, वो करीना और रख रखाव गायब था, जो निसाई लफ्ज का खासा होता है। सफाई थी मगर इसमें खरापन नहीं। पहली मर्तबा जब मैं उसके फ्लैट में दाखिल हुआ तो मुझे बहुत शिद्दत से महसूस हुआ कि मैं चिड़ियाघर के उस हिस्से में दाखिल हो गया हूँ जो शेर, चीते और दूसरे हैवानों के लिए मखसूस होता है, क्योंकि वैसी ही बू आ रही थी। एक कमरा सोने का था, दूसरा बैठने का, तीसरा खाली बोतलों और डब्बों का। इसमें रिम की कुछ वो बोतलें और सिगरेट के वो तमाम डब्बे मौजूद थे जो राम स्वरूप ने पी कर खाली किए थे। कोई एहतमाम नहीं था, बोतलों पर डब्बे और डब्बों पर बोतलें उल्टी सीधी पड़ी हुई। एक कोने में कतार लगी है तो दूसरे कोने में अंबार गर्द जमी हुई है और बासी तंबाकू और बासी रिम की मिली हुई तेज बू आ रही है। मैंने जब पहली मर्तबा ये कमरा देखा तो बहुत हैरान हुआ। अनगिनत बोतलें और डब्बे थे, सब खाली। मैंने राम स्वरूप से पूछा, क्यों भाई, ये क्या सिलसिला है? उसने पूछा, कैसा सिलसिला? मैंने कहा, ये कबाड़ खाना। उसने सिर्फ इतना कहा, जमा हो गया है। ये सुनकर मैंने बोलते ही वो सोचा, इतना कूड़ा जमा होने में कम से कम 7-8 वर्ष चाहिए। मेरा अंदाजा गलत निकला। मुझे बाद में मालूम हुआ कि इसका ये जखीरा पूरे 10 वर्ष का था। जब वो शिवाजी पार्क में रहने आया था तो वो तमाम बोतलें और डब्बे उठवा के अपने साथ ले आया था जो उसके पुराने मकान में जमा थे। एक बार मैंने उससे कहा, स्वरूप, तुम ये बोतलें और डब्बे बेच क्यों नहीं देते? मेरा मतलब है, अव्वल तो साथ साथ बेचते रहना चाहिए, पर अब इसके इतना अंबार जमा हो चुका है और जंग के बायस दाम भी अच्छे मिल सकते हैं। मैं समझता हूँ तुम्हें ये कबाड़ खाना उठवा देना चाहिए। उसने जवाब में सिर्फ इतना कहा, हटाओ यार, कौन इतनी बकबक करे। इस जवाब से तो यही जाहिर होता था कि इसे खाली बोतलों और डब्बों से कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन मुझे नौकर से मालूम हुआ कि अगर इस कमरे में कोई बोतल या डब्बा इधर का उधर हो जाए तो राम स्वरूप क़यामत बर्पा कर देता था। औरत से इसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरी इसकी बहुत बेतकल्लफी हो गई थी। बातों बातों में मैंने कई बार उससे दरियाफ्त किया, क्यों भाई, शादी कब करोगे? और हर बार इस किस्म का जवाब मिला, शादी करके क्या करूँगा। मैंने सोचा, वाकई राम स्वरूप शादी करके क्या करेगा? क्या वो अपनी बीवी को खाली बोतलों और डब्बों वाले कमरे में बंद कर दे, या सब कपड़े उतार कर निकर पहनकर रिम पीते उसके साथ ताश खेला करेगा? मैं उससे शादी ब्याह का जिक्र तो अक्सर करता था, मगर तसव्वुर पर गौर देने के बावजूद इसे किसी औरत से मुंसलिक ना देख सकता था। राम स्वरूप से मिलते मिलते कई वर्ष गुजर गए। इस दौरान में कई मरतबा मैंने उठती उठती सुनी कि इसे एक एक्ट्रेस से जिसका नाम शैला था इश्क हो गया। मुझे इस अफवाह का बिल्कुल यकीन न आया। अव्वल तो राम स्वरूप से इसकी तवक्को ही नहीं थी, दूसरे शैला से किसी भी होशमंद नौजवान को इश्क नहीं हो सकता था, क्योंकि वो इस कदर बेजान थी कि दिक की मरीजा मालूम होती थी। शुरू में जब वो एक दो फिल्मों में आई थी तो किसी कदर गवारा थी, मगर बाद में तो वो बिल्कुल ही बेकैफ और बेरंग हो गई थी और सिर्फ तीसरे दर्जे के फिल्मों के लिए मखसूस होकर बैठी थी। मैंने सिर्फ एक मरतबा शैला के बारे में राम स्वरूप से दरियाफ्त किया तो उसने मुस्कुरा कर कहा, मेरे लिए क्या यही रह गई थी? इस दौरान में उसका सबसे प्यारा कुत्ता स्टालिन निमोनिया में गिरफ्तार हो गया। राम स्वरूप ने दिन रात बड़ी जाफियानी से इसका इलाज किया, मगर वो जानवर ना हुआ।
اس کی موت سے اسے بہت صدمہ ہوا۔ کئی دن اس کی آنکھیں اشک آلود رہیں، اور جب اس نے ایک روز باقی کتے کسی دوست کو دے دیے تو میں نے خیال کیا کہ اس نے اسٹالن کی موت کے صدمے کے باعث ایسا کیا ہے۔ وہ ان کی جدائی کبھی برداشت نہ کرتا۔ کچھ عرصے کے بعد جب اس نے بندر اور بندریا کو بھی رخصت کر دیا تو مجھے کسی قدر حیرت ہوئی، لیکن میں نے سوچا کہ اس کا دل اب اور کسی کی موت کا صدمہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اب وہ نکر پہن کر رنگ پیتے ہوئے صرف اپنی بلی نرگس سے کھیلتا تھا۔ وہ بھی اس سے بہت پیار کرنے لگی تھی، کیونکہ رام سروپ کا سارا وقت اب اسی کے لیے موقوف ہو گیا تھا۔ اس کے گھر سے شیر چیتوں کی بو نہیں آتی تھی۔ صفائی میں کسی قدر نظر آ جانے والا سلیقہ اور کرینہ بھی پیدا ہو چلا تھا۔ اس کے اپنے چہرے پر ہلکا سا نکھار آ گیا تھا، مگر یہ سب کچھ اس قدر آہستہ آہستہ ہوا تھا کہ اس کے نقطۂ آغاز کا پتہ چلانا بہت مشکل تھا۔ دن گزرتے گئے۔ رام سروپ کا تازہ فلم ریلیز ہوا تو میں نے اس کی کردار نگاری میں ایک نئی تازگی دیکھی۔ میں نے اسے مبارکباد دی تو وہ مسکرایا۔ وسکی پیو؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ وسکی؟ اس لیے کہ وہ صرف رم پینے کا عادی تھا۔ پہلی مسکراہٹ کو ہونٹوں کے ذرا سکیڑتے ہوئے اس نے جواب دیا، رم پی پی کر تنگ آ گیا ہوں۔ میں نے اس سے اور کچھ نہ پوچھا۔ 8ویں روز جب اس کے ہاں شام کو گیا تو وہ قمیض پاجامہ پہنے رم نہیں وسکی پی رہا تھا۔ دیر تک ہم تاش کھیلتے اور وسکی پیتے رہے۔ اس دوران میں نے نوٹ کیا کہ وسکی کا ذائقہ اس کی زبان اور تالو پر ٹھیک نہیں بیٹھ رہا، کیونکہ گھونٹ بھرنے کے بعد وہ کچھ اس طرح منہ بناتا تھا جیسے کسی انچکھی چیز سے اس کا واسطہ پڑا ہوا۔ چنانچہ میں نے اس سے کہا، تمہاری طبیعت قبول نہیں کر رہی وسکی کو؟ اس نے مسکرا کر جواب دیا، آہستہ آہستہ قبول کر لے گی۔ رام سروپ کا فلیٹ دوسری منزل پر تھا۔ ایک روز میں ادھر سے گزر رہا تھا کہ دیکھا نیچے گراج کے پاس خالی بوتلوں اور ڈبوں کے انبار پڑے ہیں۔ سڑک پر 2 چھکڑے کھڑے ہیں جن میں 3-4 کباڑی ان کو لاد رہے ہیں۔ میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی، کیونکہ یہ خزانہ رام سروپ کے علاوہ اور کس کا ہو سکتا تھا؟ آپ یقین جانیے، اس کو جدا ہوتے دیکھ کر میں نے اپنے دل میں ایک عجیب قسم کا درد محسوس کیا۔ دوڑا اوپر گیا، گھنٹی بجائی، دروازہ کھلا۔ میں نے اندر داخل ہونا چاہا تو نوکر نے خلاف معمول راستہ روکتے ہوئے کہا، صاحب رات شوٹنگ پر گئے تھے، اس وقت سو رہے ہیں۔ میں حیرت سے اور غصے سے بوکھلا گیا، کچھ بڑبڑایا اور چل دیا۔ اسی روز شام کو رام سروپ میرے ہاں آیا۔ اس کے ساتھ شیلا تھی، نئی بنارسی ساڑی میں ملبوس۔ رام سروپ نے اس کی طرف اشارہ کر کے مجھ سے کہا، میری دھرم پتنی سے ملو۔ اگر میں نے وسکی کے 4 پیگ نہ پیے ہوتے تو یقیناً یہ سن کر بے ہوش ہو گیا ہوتا۔ رام سروپ اور شیلا صرف تھوڑی دیر بیٹھے اور چلے گئے۔ میں دیر تک سوچتا رہا کہ بنارسی ساڑی میں شیلا کس سے مشابہ تھی۔ دبلے پتلے بدن پر ہلکے بادامی رنگ کی کاغذی سی ساڑی، کسی جگہ پھولی ہوئی، کسی جگہ دبی ہوئی۔ ایک دم میری آنکھوں کے سامنے ایک خالی بوتل آ گئی، باریک کاغذ میں لپٹی ہوئی۔ شیلا عورت تھی، بالکل خالی، لیکن ہو سکتا ہے ایک خلا نے دوسرے خلا کو پر کر دیا۔